नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति अब दिल्ली तक पहुंच गई है। देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह के साथ मुलाकात की, राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार कैसे बनाई जा सकती है उसके सारे प्लानों पर चर्चा हुई। अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बीच एक और खबर है और वो खबर है शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच की मुलाकात की। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए शरद पवार दिल्ली आने वाले हैं और फिर से राजनीतिक चर्चा गर्म हो गई है कि कहीं दोनों के बीच मुलाकात शिवसेना को समर्थन देने के लिए तो नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए वहां पर शिवसेना को समर्थन देने की चर्चा होने वाली नहीं है। ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। इस बात का कयास बिल्कुल निराधार है, क्योंकि यहाँ विपक्ष पार्टियों की एक बैठक हो रही है और कांग्रेस चाहती है कि विपक्ष की दूसरी पार्टियां जो यूपीए में शामिल है, जो कांग्रेस का सहयोग करती है, उन लोगों के साथ एक चर्चा हो और केंद्र सरकार को कई मुद्दों पे, आर्थिक मुद्दों से लेकर अन्य जो परिस्थितियां बदल रही है और केंद्र के खिलाफ एक अभियान चलाने की बात हो रही है, उस पर चर्चा होनी है और उसके लिए शरद पवार दिल्ली आने वाले हैं। लेकिन ऐसा शिवसेना ऐसा चाहती है कि ये मुद्दा फिर से गर्म हो और ये चर्चा चले, मीडिया में भी ये खबर चले कि शरद पवार और सोनिया गांधी की मुलाकात कहीं ना कहीं शिवसेना को समर्थन देने के लिए की जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह के साथ मुलाकात की और शिवसेना इस बीच बिल्कुल बौखला गया है। उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत तक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो अब विकल्प के अभाव में, क्योंकि शरद पवार ने पहले ही बता दिया कि किसी भी स्तर पर शिवसेना को वो समर्थन देने नहीं जा रहे हैं। संजय राउत और शरद पवार के बीच मुलाकात के बाद भी ऐसी संभावनाएं बताई जा रही थी, मीडिया में ऐसी खबरें चलाई जा रही थी कि शरद पवार और संजय राउत के बीच महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा की गई है और वहां समर्थन देने की बात कही गई है, उनसे समर्थन मांगा गया है। शिवसेना ने शरद पवार से समर्थन मांगा और शरद पवार ने एक ऐसी स्थिति बताई जिसके बाद यह असमंजस का वातावरण बना रहे और शिवसेना को भी लगे कि हम अगर सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं तो कांग्रेस और एनसीपी को हमारा समर्थन करना पड़ेगा या करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शरद पवार ने दूसरे दिन ही ये बता दिया कि हम किसी भी स्तर पर उनको समर्थन करने वाले नहीं हैं। उसके बाद से भी शिवसेना के सुर थोड़े से बिगड़े रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे थोड़ा शांत नजर आए और उसके बाद शिवसेना की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए जिससे यह पता चलता है कि शिवसेना ने लगभग सरेंडर कर दिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो महाराष्ट्र की राजनीति का विवाद है वो केंद्र तक पहुंचे और केंद्रीय नेतृत्व इसमें इंटरफेयर करे। इंटरफेयर करने के बाद वो एक अलग रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को पता है कि महाराष्ट्र में सरकार बनेगी और उनको पोर्टफोलियो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ केंद्र में भी उन्हें कुछ चाहिए और इसलिए बार बार वो कह रहे हैं कि अमित शाह को यहां आना चाहिए या अमित शाह को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए। सामना में उन्होंने कई बार ऐसा लिखा और इस बात का जिक्र भी किया कि जिस तरह हरियाणा के मुद्दे पर अमित शाह एक्टिव हो गए थे और उन्हें जल्दी से मामले को सुलटा दिया, वहां हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई और छोटे दलों ने उनको समर्थन दिया, दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये सारी प्रक्रिया वहां पर बहुत स्मूथली हो गई और आसानी से वहां सरकार बन गई बीजेपी की और अमित शाह की भूमिका इसमें थी, क्योंकि हरियाणा के विधायक और हरियाणा के जो नेता हैं वो दिल्ली तक आए, अमित शाह से मुलाकात की। अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ साथ अमित शाह देश के गृह मंत्री भी हैं। भाजपा में उनकी बात ही चलेगी और इस तरह से इनको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस से हम राज्य के लिए नेगोशिएशन तो कर सकते हैं, लेकिन केंद्र में अगर हमें कुछ सीट चाहिए, केंद्र में मंत्री पद चाहिए, तो इसके लिए तो अमित शाह ही हैं। और इसी कारण से बार बार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अमित शाह को शिवसेना के साथ हो रहे विवाद में इंटरफेयर करना चाहिए। और अगर ये पूरे प्लान को देखिए
शिवसेना को, उद्धव ठाकरे जो मांग कर रहे हैं अमित शाह से मिलने की, तो उसके पीछे के कुछ कारण दिखाई पड़ेंगे। केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, सहयोगी पार्टियों को भी उन्होंने समान स्तर पर एक एक कैबिनेट में जगह देने की बात कही, लेकिन उस बीच शिवसेना और नीतीश कुमार यानी उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार दोनों ही गुस्सा हो गए। इन्हें चाहिए था प्रोपोर्शनल सीटें, यानी कि जिस पार्टी की जितनी सीटें हैं उसी के अनुपात में केंद्र में उनको मंत्री पद चाहिए था। नीतीश कुमार को कम से कम 6 मंत्रालय चाहिए था और शिवसेना को भी लगभग उतना ही मंत्रालय चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार इसे देने के लिए तैयार नहीं थी। भाजपा को था कि अगर हम प्रोपोर्शन में इन लोगों को सीटें देंगे तो अपने नेताओं को हम कहां एडजस्ट कर पाएंगे। और बात भी सही थी, क्योंकि केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां किसी सहयोगी पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी गठबंधन धर्म को निभाते हुए भाजपा वहां पे सरकार में सहयोगी पार्टियों की सहायता ले रही है, उनको सहयोग बना हुआ है, क्योंकि चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ था तो चुनाव के बाद धोखाबाजी नहीं की जा सकती। लेकिन वही स्थिति जब महाराष्ट्र में है तो शिवसेना को दिक्कत होने लगी है। शिवसेना भी वहां पर भाजपा की सहयोगी पार्टी है, या कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के सहयोग से चुनाव लड़े। अब उस समय शिवसेना ने तो ये नेगोशिएशन नहीं किया, क्योंकि उसके हाथ में कुछ था नहीं। अब उसके हाथ में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक शिवसेना समर्थन नहीं देगी तब तक भाजपा की सरकार नहीं बन सकती है, और इसलिए वो बार बार अमित शाह को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, वो अपने नेताओं के संपर्क में हैं और देवेंद्र फडणवीस वहां की हर परिस्थितियों की जानकारी अमित शाह को दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि एक बार जब अमित शाह से मुलाकात हो तो उसके बाद हम ये प्लान रखें कि हम यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद या फिर कैबिनेट के कुछ पद लेके भाजपा को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र में भी हमें उसके अनुपात में, उसके बदले कुछ मंत्री पद दिए जाएं। केंद्र में जो वो चाहते हैं उसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी है कि वो एक कैबिनेट में मंत्री चाहते हैं, एक राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रालय चाहते हैं, और 2 और राज्य मंत्री चाहते हैं, यानी 4 मंत्रालय उनको चाहिए। लेकिन यही तक उद्धव ठाकरे नहीं चाहते हैं, इसके अलावा भी उन्हें कुछ अपने वरिष्ठ नेताओं को सेट करना है जो लगभग सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। और उनकी एक मांग ये भी है कि किसी न किसी तरह हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं जो अब राजनीति नहीं कर सकते, उनको सेट करने के लिए कुछ राज्यों के राज्यपाल बनाए जाएं। और इसके लिए वो भाजपा से मांग कर रहे हैं कि हमारे 2 या 3 नेताओं को राज्यपाल बनाएं अलग अलग राज्यों में। तो ये पूरी प्रक्रिया जो चल रही है, राजनीतिक घमासान जो वहाँ चल रहा है, उसमें इस बात की कोई दुविधा नहीं है कि शिवसेना भाजपा को समर्थन देगी या नहीं, क्योंकि शिवसेना को पहले ही ये पता चल गया है कि अब भाजपा के समर्थन देने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं। शरद पवार और सोनिया गांधी कभी भी ये शिवसेना को समर्थन देके अपने गले की हड्डी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद आने वाले चुनाव में वो समस्या उनके साथ खड़ी रहेगी। और बेसिकली सोनिया गांधी के साथ, यानी कांग्रेस के साथ तो ये समस्या बनी ही रहेगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है और हर राज्य में उसे चुनाव लड़ना है। हाल फिलहाल में झारखंड चुनाव की घोषणा हो चुकी है और झारखंड में भी उन्हें बाबूलाल मरांडी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं, कांग्रेस का मानना है कि वहाँ पर भी एक महागठबंधन हो और बीजेपी के खिलाफ हम चुनाव लड़ें, और वहाँ पर भी ये समस्या आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जिस राजनीतिक विचारधारा के साथ शिवसेना चलती है, उस राजनीतिक विचारधारा के साथ भाजपा के अलावा किसी और पार्टी के साथ, यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और यूपीए के गठबंधन की पार्टियों के साथ जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन पार्टियों को इससे दिक्कत होने वाली है। और एनसीपी को अगर दिक्कत ना भी हुई तो कांग्रेस को तो बड़ी समस्या हो जाएगी, चाहे दिल्ली के चुनाव हो, बिहार के चुनाव हो या झारखंड के चुनाव हो, इन सभी चुनावों में समस्या होने वाली है। और इस बात को कांग्रेस और एनसीपी के साथ साथ शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी समझ चुके हैं, और इस समझदारी के बाद उन्होंने एक नया प्लान बनाया कि अमित शाह के साथ अब नेगोशिएशन किया जाए।
अमित शाह के साथ नेगोशिएशन में केंद्र में कुछ वर्थ चाहिए और इन चीज़ों का फायदा उठा के फिर एक सम्मानजनक तरीके से वापस आया जाए और फिर यहाँ पर भाजपा को समर्थन देना पड़े, क्योंकि अब अंतिम चरण में चला गया है ये विवाद जो है, अंतिम चरण में चला गया है। अब ज़्यादा वक्त नहीं है दोनों पार्टियों के साथ। दोनों पार्टियों को अब कम से कम 10 नवंबर तक, करीब 10 नवंबर लास्ट डेट है जब तक उनको सरकार बनाने के लिए कवायद शुरू कर देनी होगी। भगत सिंह कोश्यारी जो वहाँ के राज्यपाल हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि अब 9 तारीख तक यानी 9 नवंबर तक विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगर उससे पहले कोई भी पार्टी सरकार का दावा नहीं करती है तो उसके बाद राज्यपाल को बनाना पड़ेगा नियम, उन्हें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि अब क्या किया जाना चाहिए। वो केंद्र को इसके लिए भेजेंगे, एक यहाँ के राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में सरकार बनाई क्यों नहीं जा रही है, ये सारी चर्चाएं करेंगे और केंद्र में जो रिपोर्ट भेजेंगे उसमें हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जाए। और राष्ट्रपति शासन न शिवसेना चाहती है, न एनसीपी, न कांग्रेस, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद इन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ तक कि शिवसेना के हाथ में भी कुछ भी नहीं आएगा। और राष्ट्रपति शासन के बाद अगर 6 महीने के बाद चुनाव होती है तो जैसा बीजेपी की तरफ से इंडिकेशन आ रहा है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर अकेले अकेले चुनाव लड़ा जाएगा तो जो 124 सीट शिवसेना को इस गठबंधन में दी गई थी और 124 सीट पर वो 56 सीट जीत पाए, इस बात से भी भाजपा को लगता है कि हमें शिवसेना से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, शिवसेना को भाजपा से ज़्यादा फायदा हुआ है। अगर हम अकेले चुनाव भी लड़ें तो 288 सीटों में से 105 क्या 120-25 सीटें तक जीती जा सकती है, जैसा कि भाजपा के आंतरिक रिपोर्ट से पता चलता है। तो ये पूरी स्थितियां बिल्कुल अंतिम चरण में, अंतिम दौर में पहुंच गया है और 8-9 तारीख तक इसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि शिवसेना के तरफ से भी ऐसी बातें कही जा रही है। शिवसेना ने भी कहना शुरू कर दिया है कि वानखेड़े स्टेडियम बुक करवाए जा रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी भाजपा की तरफ से की जा रही है, लेकिन कोई नेगोशिएशन का तरीका खत्म नहीं हुआ है। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि 175 विधायकों का समर्थन हमें प्राप्त है। अगर 175 विधायकों का समर्थन प्राप्त है तो अभी तक सरकार बन गई होती शिवसेना की, लेकिन वो वास्तविक स्थिति से परिचित हैं, उन्हें पता है कि वास्तविकता क्या है। और बस अब 3-4 दिन का इंतजार है, 3-4 दिन के अंदर ये सारी स्थितियां क्लियर हो जाएगी और शिवसेना फिर से भाजपा के सहयोग करने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।